ओके। चलिए बच्चे, आज जो हमने टॉपिक करना है वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हमने डिटेल में देखना है। एक दफ़ा मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया था। उसमें अगर कोई मुश्किल परेशानी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये है कि हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वही टॉपिक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, तो इसके आज हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, फर्स्टली ये 1970 में डेवलप हुई। किन प्रिंसिपल पे बेस करके ये डेवलप हुई थी? प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। ट्रेडिशनल ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इन टेक्निक्स में क्या होता था कि हम मोबाइल फेज को किसी भी कॉलम के अंदर से हाई प्रेशर में से गुजारते थे। हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हम किसी मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज से गुजारते थे, तो हम कहते थे ये हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अब ये कहते हैं कि ये किसने दी थी ये मेथड? हमें किर्कलैंड एंड हुबर ने दिया था। क्या किसने? किर्कलैंड एंड हुबर ने। उसने प्रपोज किया था कि हाई प्रेशर सिस्टम जो होता है वो कैपेबल होता है ऑपरेटिंग एट प्रेशर अप टू, कहते हैं कि जो हाई प्रेशर सिस्टम होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो 3000 PSI पे काम कर सके। ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये एक मेथड है जिसमें हम स्टेशनरी फेज कंटेन इन वन एंड ऑफ कॉलम, मतलब हम एक कॉलम से स्टेशनरी फेज डालते हैं और दूसरे कॉलम कॉलम की दूसरी साइड से हम लोग कोई प्रेशराइज लिक्विड एलुएंट, मतलब मोबाइल फेज को हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो सबका ये है ना कि एक तरफ से आपने स्टेशनरी मतलब कोई सैंपल डालना है और दूसरी तरफ से आपने क्या करना है, अलूजन करनी है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें, नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं बच्चे, तो नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो HPS की जो टेक्निक्स है ना, वो दो बेसिस पे हैं। एक होती है नॉर्मल फेस मूड और एक होती है रिवर्स। नॉर्मल में तो ये होगा कि स्टेशनरी फेज अगर पोलर है तो मोबाइल फेज क्या होगी? नॉन पोलर, ठीक है। और स्टेशनरी फेज अगर पोलर है तो वो कौन कौन सी हो सकती है? सिलिका जेल हो सकती है, ठीक है। और अगर स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, मोबाइल फेज पोलर है, तो वो क्या होगी? रिवर्स मूड होगा। सब में यही चीज थी जो मैंने आप लोगों को पीछे भी पढ़ाया था। और कहते हैं कि नॉर्मल फेज में क्या होता है कि नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं जल्दी और इल्यूट हो जाते हैं फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि स्टेशनरी फेज पोलर है तो नॉन पोलर की तो पोलर की तरफ कोई अट्रैक्शन ही नहीं होती, तो उन्होंने जल्दी इल्यूट हो जाना है। कहते हैं कि ये वही आगे बात लिखी हुई है कि ये इस वजह से होता है क्योंकि जो होते हैं ना वो, अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर है तो जो सैंपल अगर नॉन पोलर है तो उसकी उसकी तरफ इतनी एफिनिटी नहीं होगी, तो वो इतना टाइम रिटेन ही नहीं करेगा। और अगर हम रिवर्स फेज की मूड की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं वो जल्दी ल्यूट होते हैं। क्या है वो? जल्दी ल्यूट होते हैं। तो वो क्यों जल्दी ल्यूट होते हैं? क्योंकि पोलर कंपाउंड ल्यूट इस वजह से जल्दी होते हैं क्योंकि स्टेशनरी फेज हमारा नॉन पोलर है, और अगर नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं उनकी एफिनिटी ज्यादा होगी, जबकि पोलर कंपाउंड्स की एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज कम होगी, इसलिए ना पोलर जो है वो जल्दी एल्यूट हो जाएंगे। ये वही चीज है जो मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई हुई है। उसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशंस की बात करें, किन किन प्रिंसिपल पे क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बच्चे कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन डिफरेंस इन एफिनिटी ऑफ कंपाउंड। कहते हैं कि अब एडजॉर्ब कितना, मतलब कौन सा कंपाउंड कहाँ, मतलब ये भी जो मैंने आप लोगों को पीछे बात पढ़ाई है ना कि एफिनिटी कैसी है स्टेशनरी फेज की तरफ किसी कंपाउंड की, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी उसी पे वर्क कर रही होती है। कहते हैं कि हमारे पास ज्यादातर हम लोग सिलिका को ही एज अ स्टेशनरी फेज यूज करते हैं, और उसकी हाई एफिशिएंसी और हाई परमेबिलिटी है। क्या है? हाई एफिशिएंसी एंड हाई परमेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि फंक्शन ग्रुप जो होता है ना, वो जो सिलिका का, उसको सिलानोल ग्रुप कहते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी आता है कि कौन सिलिका में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो एडजॉर्प्शन कराता है, वो सिलानोल होता है, जो सैंपल्स के साथ रिएक्ट करता है सल्यूट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या करता है? सैंपल्स के साथ रिएक्ट करता है।
एक तो प्रिंसिपल था एड्सॉर्प्शन जिसपे क्रोमेटो एचपीएलसी वर्क कर रही थी, और एक प्रिंसिपल है हमारे पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है ना, वो फंक्शनल ग्रुप के बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दरमियान जो आयन एक्सचेंज होता है ये उस पर डिपेंड करती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में होता क्या। तो आयन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी resins are used to separate a mixture of similar charged ion। कहते हैं कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में रेजिन जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं मिक्सचर, जो सिमिलर चार्ज आयन का मिक्सचर बना होता है वो उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। द रिटेंशन ऑफ आयन ऑन द कॉलम डिपेंड ऑन द आयनिक स्ट्रेंथ एंड पीएच ऑफ मोबाइल फेज। कहते हैं कि कितनी कॉलम जो हमारे यहाँ है उसमें कितनी रिटेंशन ऑफ आयन हो रही है, मतलब कितने आयन ठहरे हैं, ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी जो मोबाइल फेज है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ क्या है और उसकी पीएच क्या है। ठीक है, ये ऐसे रट्टे वाली ही चीजें आप लोगों ने याद ही करनी है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज। इसमें कितने टाइप का आयन एक्सचेंजर्स मतलब यूज होते हैं एचपीएलसी में। एक पॉलीस्टीरीन रेजिन यूज होते हैं, आप लोगों ने इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। और सेलुलोज एंड डेक्स्ट्रॉन आयन एक्सचेंज यूज होती हैं, ये जेल होती है। उसके बाद कंट्रोल्ड पोर ग्लास और पोरस सिलिका यूज होते हैं, ठीक है। इनके आप लोग नाम याद रखेंगे और ऊपर से ये वाला सारा लिखेंगे, ठीक है। ये आपने सारा लिखना है और इनके सिर्फ आपने नाम लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है आइन पेयर क्रोमेटोग्राफी। जो होती है एचपीएलसी वो आइन पेयर क्रोमेटोग्राफी पे इस तरह बेस करती है। कहते हैं कि इन द रिवर्स फेज कॉलम इज कन्वर्टेड टेम्परली इनटू आयन एक्सचेंज। कहते हैं जब हम रिवर्स फेज एचपीएलसी को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कॉलम को टेम्परली हम आयन एक्सचेंज कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। सच है यूजिंग कंपाउंड यूज करते हुए, जैसे कि पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, विद सल्फोनिक एसिड साल्ट। कहते हैं सल्फोनिक एसिड साल्ट को हम भी यूज करते हैं, या टेट्रा मिथाइल और इथाइल हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। ये आप लोगों ने सिर्फ एज ए मतलब अगर आप लोगों को ये याद नहीं होता तो आपको इसका बस पता होना चाहिए कि जब हम रिवर्स फेज एचपीएलसी करते हैं तो हम कॉलम को क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज टेम्पररी आयन एक्सचेंज कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। और कौन कौन से कंपाउंड यूज करते हैं, बेशक इसमें से भी एक याद रख लें, और इसमें से भी सल्फोनिक एसिड, सोडियम साल्ट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक याद रख लें, ठीक है। उसके बाद है साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। कहते हैं कि ये जो दी है ना इसमें सेपरेशन बेस्ड करती है डिफरेंट मालिक्यूलर साइज कंपाउंड पे। मतलब डिफरेंट जो होते हैं ना कंपाउंड जिनका मालिक्यूलर साइज डिफरेंट होता है वो डिफरेंट जेल से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कहते हैं डेक्स्ट्रॉन, एगारोज, पोली एक्रिलामाइड जेल। कहते हैं कि ये जो है ना ये डिटर्मिनेशन ऑफ मालिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स के लिए यूज होती हैं, ठीक है। और ये इनको एज अ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बेस करती है एफिनिटी ऑफ सैंपल विद स्पेसिफिक स्टेशनरी फेज, ठीक है। उसके बाद है कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी। इस कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यूजिंग कायरल स्टेशनरी फेजेस। ये आप लोगों ने सिर्फ याद रखना है। एफिनिटी में टू वर्ड्स, एफिनिटी ऑफ सैंपल विद स्पेसिफिक स्टेशनरी फेज। कायरल क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर यूजिंग कायरल स्टेशनरी फेजेस। मतलब हम इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स का आपको पता होगा जो होते हैं वो डेक्स्ट्रोमर्स, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, इस तरह के आप लोगों ने पढ़े होंगे डिफरेंट। तो वो जो उनकी सेपरेशन अगर हमने करनी हो तो फिर हम क्या करते हैं, कायरल स्टेशनरी फेजेस को यूज करते हैं, तो उसको कायरल फेज क्रोमेटोग्राफी करेंगे। एफिनिटी का तो आपको आगे ही अच्छे से अंदाजा हो गया कि टू वर्ड स्टेशनरी फेज जो एफिनिटी है। उसके बाद साइज एक्सक्लूजन का भी मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज के कंपाउंड डिफरेंट जेल से सेपरेट होते हैं, तो वो जो टेक्निक है वो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी होती है। जब रिवर्स फेज में कॉलम को हम टेम्पररी आयन एक्सचेंज कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। ये सारी मैं चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद आता है कि बेस्ड ऑन इल्यूजन टेक्निक। अब पीछे हमने पढ़ी थी प्रिंसिपल्स की बेस पे जो क्रोमेटोग्राफी है, अब इल्यूजन आइसोक्रेटिक सेपरेशन होती है और ग्रेडियंट सेपरेशन होती है, ठीक है। आइसोक्रेटिक में होता है कि सेम मोबाइल फेज कम्बिनेशन इज यूज थ्रू आउट द प्रोसेस।
और जो ग्रेडियंट होती है उसमें मोबाइल फेज कम्बिनेशन ऑफ लोअर पोलैरिटी और इल्यूजन स्ट्रेंथ इज फॉलोड बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पोलैरिटी। मतलब आप समझे कि इसमें जो होती है ना मोबाइल फेज का जो कम्बिनेशन है ना वो सेम रहेगा, पूरी स्टेशन मतलब सेपरेशन में पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा। लेकिन ग्रेडियंट में हम लोग मतलब जो कम्बिनेशन होता है उनका या इल्यूजन होती है वो ग्रेजुअली हम पोलैरिटी और इल्यूजन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी आता है और ये पूछा भी जाता है, ठीक है। आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट का डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद है बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर हम ऑपरेशन ऑफ स्केल्स पे देखें तो दो तरह की होती है, एक एनालिटिकल एचपीएलसी होती है और एक प्रिपरेटिव एचपीएलसी होती है। एनालिटिकल तो वो होती है जो हम एनालिसिस ऑफ सैंपल्स के लिए यूज करते हैं, और इंडिविजुअल फ्रैक्शन ऑफ, और जो एचपीएलसी प्रिपरेटिव होती है वो इंडिविजुअल फ्रैक्शन ऑफ सैंपल आर एनालाइज्ड। उसके बाद हम लोग इसमें हम इंडिविजुअल थोड़े थोड़े सैंपल्स को एनालाइज करते हैं, और जो एनालिटिकल होती है उसमें एक बड़ा सैंपल होता है। उसके बाद है जो है ना हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन, उसकी इम्प्योरिटीज को डिटेक्ट करने या नंबर ऑफ कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एनालिसिस करते हैं वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वो होता है, जिसमें हम किसी सैंपल की सिर्फ क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। ओके। और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड। उसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन हमने बच्चे डिटेल से पढ़ी हुई है, ठीक है। इधर कौन सा बच्चा जो कल नहीं था, रिहा ने भी लिया था लेक्चर, फ्रिया ने आई थिंक सो नहीं लिया हुआ, या लिया हुआ है कोई मुझे याद नहीं है। फारिया ने भी नहीं लिया हुआ, आयशा ने लिया, आयशा ने भी नहीं, ये एचपीएलसी वाला लिया हुआ। तो आप लोग ने बच्चे जो मैं एक पहला लेक्चर अपलोड करूंगी ना वो आप लोग ने वो भी सुनना है, ठीक है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को मेरी? यस मैम। चलने चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एचपीएलसी। इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं ना तो मैंने डिटेल से इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों को पढ़ा दी थी। आप लोग ने उधर से डायग्राम उधर से ही करनी है, इधर से हम लोग चले कुछ जो चीजें हम लोग ने करनी थी वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वरना आप लोग ने वो लेक्चर जरूर देखना है और उसी वही डायग्राम करनी है और उसी सीक्वेंस से आप लोग ने लिखना है। वैसे इधर से भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ बच्चे। सबसे पहले हमारे पास सॉल्वेंट रेजरवायर होते हैं, दो पंप लगे होते हैं, ठीक है। पंप मतलब दो रेजरवायर होते हैं ए और बी, उसमें से आगे पंप लगा होता है वो क्या मिक्सिंग यूनिट होता है। वो मिक्सिंग यूनिट उनको मेजर फिर पंप लगा होता है, फिर पंप के आगे हमारे पास कॉलम आता है, कॉलम से पहले गार्ड कॉलम लगा होता है, और देन हमारे पास उससे पहले भी कॉलम से पहले सॉरी सैंपल इंजेक्टर होता है, फिर कॉलम होता है डिटेक्टर रिकॉर्डर, इस तरह लगा होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को वही डायग्राम निकाल के बताती हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? ये देखें सॉल्वेंट ए है और ये सॉल्वेंट बी, ऐसे रखते हैं। आगे एक पंप लगा होता है, एक मिक्सिंग यूनिट होता है, इधर सॉल्वेंट डी ग्रेजर होता है, ठीक है। और इधर सैंपल इंजेक्टर लगा होता है जो सैंपल को यहाँ कॉलम से पहले एक गॉर्ड कॉलम भी होता है, मैंने बच्चों को बताया भी था, ठीक है। और एक कॉलम लगा होता है, देन डिटेक्टर लगा होता है, सही है। आगे समझ। देन हम लोग वही आपने डायग्राम करनी है, लेकिन इधर से जो चीजें मैंने बतानी थी वो मैं बताऊंगी। सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम आपने उधर इधर से भी पढ़ लेना है। आपने ये देखना है कि जो मोबाइल फेज होती है ना वो किस रेट पे डिलीवर हो रही है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है, 1 to 5 ml/minute। और उसके बाद मोबाइल फेज जो होती है वो प्रेशर के साथ हम लोग रेजरवायर से किस में मूव कराते हैं, स्टेशनरी एक कॉलम के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारे पास आइडियल पंप होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये आप लोगों ने जरूर नोट करने। नॉन क्रूसिव, इट शुड बी कंपैटिबल विद सॉल्वेंट, इट शुड प्रोवाइड द सूटेबल प्रेशर, इट शुड प्रोवाइड कांस्टेंट फ्लो रेट। उसके बाद अगर हम फैक्ट आगे हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलम कॉलम की तरफ देख लेते हैं। ये आपने फैक्टिंग नहीं करने, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ कॉलम कॉलम मैंने आप लोगों को बोला था, ये पंप्स, सॉरी कॉलम कह गई हूँ, पंप्स हमने पढ़नी है। तो ये मैंने नाम तो उस दिन ही पढ़ा दिए थे, लेकिन इनकी डिटेल आज हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है
बच्चे सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, ठीक है। और जो होता है डिस्प्लेसमेंट पंप जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे लिमिटेड जो होता है रेजरवायर के तौर पर होता है, और नॉन पल्सेटिंग फ्लो शो करता है। ओके। उसके बाद ये जो होता है ना, इसमें एक स्क्रू या प्लगर लगा होता है इस ड्राइवर में, जिसको हम मोटर से ड्राइव करते हैं, ठीक है। ये लगा होता है स्क्रू या प्लगर। उसके बाद कहते हैं कि द रोटेटरी मोशन ऑफ पंप प्रोवाइड द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ। और जो हमारे पास रोटरी मूवमेंट होती है पंप की, वो क्या करती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट कराती है मोबाइल फेज की। ओके। जो हमारे पास रोटरी ये मूव करेगा, वो इस वजह से मूव करता है ताकि क्या करे, मोबाइल फेज की प्रॉपरली मूवमेंट कराए। उसके बाद कहते हैं कि दिस इज प्रोपेल्ड बाय रिवॉल्विंग स्क्रू एंड पुशेस सॉल्वेंट थ्रू द नीडल इनटू द कॉलम। कहते हैं कि ये हमारे पास रिवॉल्विंग स्क्रू के थ्रू प्रोपेल्ड होता है, और क्या करता है, पुश करता है सॉल्वेंट, एक नीडल के थ्रू सॉल्वेंट को कॉलम के अंदर पुश करता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ बैक प्रेशर, इसमें कोई बैक प्रेशर या सैंपल ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई मतलब इसमें इस पे कोई भी बैक प्रेशर नहीं होता है, ये बैक प्रेशर से इंडिपेंडेंट पंप है। ये इसका एडवांटेज है। और जो इसका डिसएडवांटेजेस है कि ये इसकी सॉल्वेंट कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। ये बहुत थोड़े से सॉल्वेंट को क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो करवाता है। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप कहते हैं कि ये कहते हैं कि इसका रेजरवायर तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन ये पल्सवेटिंग फ्लो देता है, ठीक है। वो ऊपर वाला आप देखें पल्सवेटिंग फ्लो नहीं दे रहा, लेकिन उसका रेजरवायर लिमिटेड था। अब जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसका रेजरवायर तो लिमिटेड नहीं है, लेकिन इस ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है पल्सेटिंग फ्लो। पल्सेटिंग मतलब जिसमें पल्स हमारे डिटेक्ट हो रही हो। उसके बाद आप लोगों ने करना है ये न्यूमेटिक पंप। ये वाली डायग्राम नहीं आप लोगों ने बनानी, ठीक है। जो ये इसकी है ना, ये वाली आपने डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप की बनानी। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप की अगर हम बात करें, तो इसमें कहते हैं कि इसमें हमारे पास पिस्टन लगा होता है, जो फ्रंट एंड बैक हाइड्रोलिक चैम्बर के थ्रू मूव करता है, और लो करता है सॉल्वेंट को कि वो कॉलम में से प्रेशर के साथ गुजरे। बाय मूविंग पिस्टन को ऊपर नीचे मूव करने से जो बेस लाइन नॉइस प्रोड्यूस होती है, वही इसका क्या है, बेसिक डिसएडवांटेज है। क्योंकि पिस्टन जब कोई चीज ऊपर नीचे हाइड्रोलिक प्रेस की तरह आती है, तो उसकी आवाज तो आती है, तो वही इसका डिसएडवांटेज है। और कहते हैं कि ये जो हमारे पास जिस टाइप ऑफ पंप है ना, इनकी आउटपुट तो हाई होती है, लेकिन और ये क्या होते हैं, अडाप्टेबिलिटी भी इनकी क्या होती है, रेडी होते हैं। मतलब अगर कोई भी हमने सैंपल इनमें डाला है ना, ये नहीं कि हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये सैंपल को फ्लो कराएंगे भी या नहीं, या ये सोल्यूशन ये वाला इसमें से गुजरा, तो ये थोड़े अडाप्टेबल होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी ये एग्जांपल लिखी है, बनी हुई है डायग्राम रेसिप्रोकेटिंग पंप की। अगर आपसे बनती है तो ठीक है, वरना आप लोग ये थ्योरी कर लें तो वो भी बहुत है, लेकिन इसकी डायग्राम इजी है, ये आप लोग ने बनानी है, ठीक है। उसके बाद है न्यूमेटिक पंप। न्यूमेटिक पंप की अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि ये न्यूमेटिक पंप होते हैं ना, ये सिंपलेस्ट होते हैं। और मोबाइल फेस जो होती है ना, पुश्ड आउट ऑफ मोबाइल फेस कंटेनर बाय प्रेशर फ्रॉम द गैस सिलेंडर बाय पिस्टन के। प्रेशर हम किससे अप्लाई कर रहे हैं, गैस सिलेंडर से कर रहे हैं बाय पिस्टन। और जो फ्लो कहते हैं ना, वो डिपेंडेंट है बैक। अब इसमें वो सबसे पहले वाले और इसमें क्या फर्क है, इसमें बैक प्रेशर पे फ्लो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन उस पे नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें कर रहा है, ठीक है। किसमें नहीं कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट पंप में बैक फ्लो पे प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा था, बैक प्रेशर पे फ्लो डिपेंड नहीं कर रहा था, सॉरी। और उसके बाद यूजुअली द फ्लो इज लिमिटेड टू प्रेशर बिलो। वो कहते हैं कि फ्लो कितने प्रेशर पे होना चाहिए, 2000 कम का प्रेशर होगा तभी फ्लो होगा। और कहते हैं कि ये जो पल्स फ्री फ्लो है, और जनरेट करता है हाई प्रेशर को, इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये पल्स नहीं इसमें प्रोड्यूस होती है। जो इसका डिसएडवांटेजेस है, वो है इसकी लिमिटेड वॉल्यूम कैपेसिटी। आप लोगों ने ये बात याद रख ली है, लेनी है। अब आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ ली, नीचे भी, इधर भी पढ़ लिया कि जिनकी कैपेसिटी हाई है वो पल्सवेटिंग है, और जिनकी कैपेसिटी लो है वो नॉन पल्सवेटिंग है, ठीक है। इसकी डायग्राम आप लोग बना सकते हैं वैसे, ठीक है। ये पिस्टन बनाना इजी है, इसको देख लीजिएगा। और सिरिंज टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, पंप है। और इसमें कहते हैं कि ये पॉजिटिव सॉल्वेंट डिस्प्लेसमेंट करता है बाय पिस्टन मैकेनिकली ड्राइवन एट कांस्टेंट रेट। हम लोग उसको ड्राइव करते हैं बच्चे। अगर कहीं में कॉल कट हो जाए, तो ये हो सकता है कि लाइट चली जाए, ठीक है। और इधर मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, तो इंशाल्लाह अगर दोबारा आई तो मैं आप लोगों को दोबारा कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसके बाद है, अभी तो वैसे है, लेकिन किसी टाइम भी जा भी सकती है। उसके बाद है कि कांस्टेंट रेट हमारे पास
होता है इसके अंदर। आप समझे कि इसकी ना जो हमारे पास शेप है ना, वही सिरिंज टाइप है। मतलब ये सिरिंज टाइप ही इसकी आउटलेट होती है, बाहर सील लगी होती है, अंदर पिस्टन भी होता है, इसके बाद लेड का स्क्रू लगा होता है, ये मोटर लगी होती है, और मतलब इसका सिरिंज टाइप इसकी शेप होती है कि ऐसे देखें जैसे सिरिंज की आगे से आउटलेट होती है ना, इसी तरह इसकी भी आउटलेट होती है, ठीक है। और आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि इसका जो चैम्बर की कैपेसिटी है वो इतनी है, और पल्स फ्री और हाई प्रेशर कैपेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद इसके इन पंप्स के आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज सही से याद करने हैं, क्योंकि यही वाइवा में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चे पल्स डैम्पर। अब आपको पता है डिफरेंट पंप्स हमारे पास पल्स शो कर रहे होते हैं, तो हम पल्स डैम्पर्स को यूज करते हैं। आप लोगों ने ये इसको डिटेल में नहीं करना, आपने बस नाम याद रख लेना है कि एक बाय यूजिंग ट्रिपल हेड पंप हम यूज करते हैं, बाय यूजिंग ट्यूब विद एयर स्पेस, बाय यूजिंग द रिस्ट्रिक्टर। क्योंकि ये पेपर में स्पेसिफिकली पूछा नहीं जाता, तो आप लोगों को इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद सैंपल इंजेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम वो होता है कि हम सैंपल को कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स कॉलम। तो वो कहते हैं कि नैरो कॉलम में करते हैं कि ताकि पीक ब्रॉडनिंग जो होती है ना वो नेग्लिजिबल हो जाए, हम नैरो कॉलम में उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जब 6 पोर्ट वाल्व सिस्टम होता है, 6 पोर्ट वाल्व सिस्टम होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सैंपल को लोड करते हैं। और मोबाइल फेज क्या होती है, वो डायरेक्टली क्या करती है, फ्लो करती है थ्रू द कॉलम वन, वन पेयर ऑफ द पोर्ट से हम लोग उसको फ्लो करते हैं, तो नेक्स्ट वो क्या होता जाता है, ड्रेन आउट होता जाता है। उसके बाद कहते हैं द रोटेशन ऑफ वाल्व टू द इंजेक्ट पोजीशन डायरेक्टली द मोबाइल फेज। कहते हैं कि हम रोटेशन वाल्व की इस तरह से रखते हैं ताकि वो इंजेक्ट कर दे पोजीशन मोबाइल फेज फ्लो को इन द सैंपल लूप एंड इंजेक्ट द सैंपल इनटू द कॉलम। मतलब पहले वो मोबाइल फेज के साथ मिले और देन वो क्या हो, उस कॉलम के थ्रू क्या हो जाए, मूव कर जाए। आप लोगों को सैंपल पोर्ट वाला ये जो 6 पोर्ट वाल्व सिस्टम है ना, इस पे नोट आ जाता है, तो ये मैं आप लोगों को लादा से समझा दूंगी। अभी के लिए आप लोग बस इतना पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास कॉलम क्या होता है। तो बच्चे कॉलम वाला जो है वो थोड़ा लंबा है, मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों को सही से समझ आए जो भी हम करें। तो कॉलम और डिटेक्टर, क्योंकि कॉलम में मैंने आप लोगों को गार्ड कॉलम भी करवाना है, तो इंशाल्लाह ये जो कॉलम वाला है ना, तो ये और गार्ड कॉलम, डिटेक्टर्स, और इसके अब वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और रेट थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है, इस पे ये भी पूछी जाती है, तो इंशाल्लाह ये कल हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज का 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया। 30 मिनट्स ही इनफ है, आप इसके बाद बच्चे सुन ही नहीं रहे होते सही से, ठीक है। तो अभी जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, इसको एक दफा हम मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं।